होप सब आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक वेंचर्स में आप सभी का एक बार वापस से स्वागत है। ओके, सो आज हम जैसे हमने अपने आपने मेरी पुरानी इंट्रोडक्शनरी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने BHIC 131 जो बुक सीरीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज उसका फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, सो उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा और उसमें हमने उसका सिलेबस भी डिस्कस किया, प्लस हमने उसके PYQ भी डिस्कस किया। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो ज़रूर दिख लीजिए, उसी से हमारा बेस बनेगा। राइट, मैंने उसमें अपना पूरी स्ट्रैटेजी हमने बताई है कि किस तरह से हम पढ़ने वाली, क्या हमारी अप्रोच होने वाली है। राइट, और उसमें हमने सिलेबस भी डिस्कवर किया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शॉर्ट ट्रिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने आपको जैसा आपको बताया कि साथ साथ में मैं बताता रहूँगा। ओके, क्या 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 इंपॉर्टेंट है, तो होप सबके आप वो वीडियो ज़रूर जाके देख लें। ओके, सो आज फाइनली अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हुए, दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, सो हमारा जो इतिहास है उसके सोर्सेज क्या थे हमारे पास के, क्या क्या हमारे सोर्सेज हैं उनके, जिनके बेसिस पे हम उनको हमको अपना इतिहास पता चलता है। राइट, ओके, सो चलते हैं अपना टॉपिक और दैट इज सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, सो मैंने आपको जैसे पहले बताया वो कि सोर्सेज को पढ़ने के, इतिहास को पढ़ने के, जब हम इतिहास पढ़ते हैं सो हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है लिटरेरी, सबसे पहले है आर्कियोलॉजी एंड सेकंड इज द लिटरेरी। लिटरेरी में लिखित में, ठीक है, जो हमको दस्तावेज वगैरह मिलते हैं, उपवेद जैसे ऋग्वेद हमारे। ठीक है, सो वो उनको लिटरेरी सोर्सेज बोलते हैं। बट जिनके हमको प्रूफ मिलते हैं, राइट, सब सामने सामने जो उनका हमारे जो कुछ अवशेष मिलते हैं हमको देखने को। ओके, जैसे भीमबेटका की गुफाएं, सो उनको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं, जिससे हमको अपने इतिहास पता लगता है। ठीक है, सो लिटरेरी सोर्सेज में हमारे पास कौन से देखें, वैदिक लिटरेचर हमारे पास। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, एपिक्स हैं, पुराणास है, संगम लिटरेचर है, बायोग्राफीज, पोर्ट्रेट, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। सो ये हमारे पास इतने सारे सोर्सेज। सो इस पे क्वेश्चन आता है लिटरेरी सोर्सेज पे, तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड द सेकंड इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कौन से हैं, दैट इज अ कॉइन, इंस्क्रिप्शंस, मूवमेंट्स। ओके, सो कॉइन्स भी अगर आज के टाइम में हमको कहीं खुदाई करने को मिले, कोई हम ऐसी जगह पे जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल खुदाई वगैरह करते हैं, सो हमको कॉइन्स मिलता है। अब कॉइन से हमको ऐसे पता लगता है कि किस टाइम की क्या हिस्ट्री है। कॉइन्स हमको ऐसा पता लगता है कि कॉइन्स के ऊपर उस टाइम के जो किंग वगैरह हैं, ठीक है, उसकी इमेज बनी होगी। राइट, उस टाइम की उसकी इकोनॉमी की बारे में बताया कि उसके उस टाइम के जो सील यूज़ होते हैं वहाँ पर ट्रेडिंग के लिए, उसके बारे में पता लगता है। ठीक है, टाइम पीरियड पता लगता है। आज के टाइम पे जब हम देखो कोई भी कॉइन देखते हैं तो उस पर लिखा होता है कि कब बना, जैसे कोई 1992 में बना। सो वैसे उस टाइम के बारे में पता लगता है कि वो किस टाइम का, किस टाइम पीरियड का कॉइन है। राइट, सो उससे पता लगता है। इंस्क्रिप्शन से हमको पता लगता है, मूवमेंट से पता लगता है, पता लगता है आज के टाइम पे जो काफ़ी पुराने हैं, जैसे ताजमहल तो चलो पता लग ही जाता है कि शाहजहाँ के टाइम पर। ठीक है, और भी पुराने जो चीज़ें हैं जो हमारे जो एंशिएंट इंडिया से चली गई है, तो मेडिवल इंडिया की जो एंशिएंट के टाइम की है वो उनको देखिए। जैसे आप करो हड़प्पन सिविलाइजेशन जब हमको पता लगता है कि ये एंशिएंट ही है। राइट, सो ये मूवमेंट से पता लगता है। क्या और भी कोई सोर्सेज हैं जिनसे हमको पता लग सकता है कि कोई भी चीज़ वो हिस्ट्री में कौन से टाइम पीरियड की। येस, दैट इज़ द फॉरेनर अकाउंट्स। क्या जब जो बाहर के लोग आते थे, जब कहीं पे जाते थे तो वो वहाँ पर लिखते थे उसके बारे में, उस टाइप के बारे में। जैसे कि चाइनीज़ फेमस ट्रैवलर दैट इज़ फाहिन। ठीक है, उसके बाद अरब का ट्रैवलर दैट इज़ अल बरूनी। ठीक है, सो ये जो काफ़ी फेमस राइटर्स थे, स्कॉलर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, जो कि हर जगह पे जाके उसके बारे में लिखते थे। सो उनके बारे उससे भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने इतिहास के बारे में हमको उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। दैट इज़ द सोर्स ऑफ आवर हिस्ट्री। ओके, सो शॉर्टली मैंने आपको यहाँ पर 3 सोर्सेज बता दिए हैं, दैट इज़ लिटरेरी, ठीक है, आर्कियोलॉजी एंड द फॉरेनर अकाउंट्स। 3 टाइप के मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं। ओके, सो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। अगर लिटरेरी सोर्स पे जब क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से थोड़ा सा नोट करना है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, so writing of history is not like writing a story. It is narration of past based on their variety of sources. That many types of sources today are added by the various modern scientific techniques like absolute dating methods, that is carbon 14 dating. देखिए बड़ा important है, carbon 14 dating is important guys. Okay, environmental studies, ecological analysis, etc. that provides a scientific basis of variety or correlative various sources. अच्छा, so यहाँ पर अच्छी बात इन्होंने इंट्रोडक्शन में ये बताई है कि जो हम अपने इतिहास के बारे में जब
लिखते हैं। तो वो स्टोरी नहीं है कि जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर दो, उसको फन बनाने के लिए कॉमेडी क्लाइमैक्स वगैरह आप पूरा हॉरर बना दो या फिर इंटरेस्ट के लिए कुछ भी ऐड कर दो। सो वैसा नहीं है बिल्कुल भी। वो एक हमारा इतिहास है जिसके साथ हमको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो पर्टिकुलर जैसा है वो उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। बट जैसे हम बात करें अगर मॉडर्न टाइम पीरियड की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुके हैं। अब इतिहास को अपडेट करना बिल्कुल मतलब नहीं माना जाएगा सही। क्या इतिहास को क्या आप अपडेट करके मतलब इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, राइट। बट अब जैसे कि एक बड़ी फेमस कहावत हिंदी में, हिंदू में मैं आपको कहता हूँ, दैट इज़ ए माना जाता है कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, ठीक है, 33 करोड़ देवी देवता। अब जब जो इतिहासकार था जब वो लिख रहा था, राइट, उसने उसमें लिखने में मिस्टेक कर दी। बट द थिंग इसकी 33 करोड़ नहीं है, इट्स 33 कोटि देवी देवता, 33 कोटि, ठीक है। सो अभी 33 कोटि, मुझे पूरा नाम नहीं पता, ठीक है। बट द 33 करोड़ नहीं है, इट्स द 33 कोटि। सो उन्होंने मॉडिफाई करके लेखक ने उस टाइम थोड़ा सा ऐसा कोटि की जगह करोड़ लिख दो, और आज तक की ये बात काफ़ी चली कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि देवी देवता हैं, राइट। सो इससे पता लगता है कि मॉडर्न टेक्निक से जो मॉडर्न जमाना आया उसकी वजह से किस तरह से इन्फ्लुएंस पड़ा हमारी हिस्ट्री पे, ओके। और भी कई सारे तरीके, दैट इज़ द कार्बन डेटिंग मेथड इन या फिर इकोलॉजिकल, उनके बेसिस पे जब हम कोई इतिहास का डिसीजन लेते हैं, मे बी वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके। वो सिर्फ सब कुछ एक एजम्पशन पे बेस्ड होता है। Even in the case of myths, the recent discoveries have helped in the authenticate their veracity. For example, in the case of ancient city of the Dwarka, it was believed that it was a myth mentioned in the Mahabharata. However, recent underwater salvage archaeologists have unearthed the remains of submerged city, which seems to be ancient Dwarka. अच्छा, so महाभारत का टाइम पे माना जाता है भगवान कृष्ण की जो नगरी थी उसको बोलते थे द्वारिका, और जब फ्लड आया था, बड़ी बाढ़ आई थी, तो द्वारिका जो है वो डूब गई थी, ये माना जाता है। बट हमने आज के टाइम के जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो साइंस इतनी डेवलप हो गई है, उन्होंने बाद में एक ऐसी समुद्र के नीचे उन्होंने एक ऐसी सिटी ढूंढी जो कि बिल्कुल सेम किसकी थी तरह थी, सेम थी द्वारिका की तरह, ठीक है, द्वारिका की तरह थी, ओके। तो इस तरह से जो साइंस है वो काफ़ी हेल्प भी करती है, ओके। तो यहाँ से ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको यहाँ से नोट करेंगे। The sources are important part of writing history. It is on the basis sources that we reconstruct our past. The paradoxes of history requires a historian to study and interpret them in detail. The historians continuously work on unraveling the past by discovering, investigating, exploring and analyzing, considering and reconsidering the sources. Any remnant of the past can serve the purpose of source. अच्छा, तो आपने राम सेतु मूवी तो देखी होगी, अक्षय कुमार की जो आई है, ठीक है, वो भी इसी पे बेस्ड है, आर्कियोलॉजी पे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में उसको पता लगता है कि उसके इतिहास क्या है, ओके। सो इतिहास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है क्या है, सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज। सो वो सोर्सेज कैसे होंगे, तो वो सोर्सेज ही ऐसे हैं जिनके बेसिस पे हम अपना हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। अब हमको सोर्सेज पे मानना पड़ेगा, हम मानते हैं कि झांसी की रानी थी, ठीक है, औरंगजेब था, ओके, शिवाजी थे। सो अभी हमने उनको कभी देखा नहीं है, बट हमको आज के टाइम पे भी हम मानते हैं कि वो थे, बट किसके बेसिस पे, दैट इज सोर्सेज के बेसिस पे, जो वो उनके टाइम पे जो उन्होंने जिन स्कॉलर ने लिखा था उनके बारे में, तो आज हम उनको पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमको तब हमको समझ आता है कि नहीं वो थे, राइट। सो वो सोर्सेज ही है, दैट इज द सोर्सेज जिनके बारे में जिससे हमको हिस्ट्री पता लगती है। सो सोर्सेज आर द बेस, द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू रिकंस्ट्रक्ट आवर पास्ट, दैट इज द हिस्ट्री, ओके। सो काफ़ी सारे साइंटिस्ट है, बड़े बड़े जो हिस्टोरियंस हैं, वो दिन रात मेहनत करके, इन्वेस्टिगेशन करके, एक्सप्लोर करके, ठीक है, डिस्कवरीज करके हिस्टोरी जो है हमारे सामने लाते हैं, ठीक है। इतिहास को छानते खंगालने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ नया सामने हमेशा लाने की कोशिश करते हैं हमारे हिस्टोरियंस, ओके। We have variety of sources for reconstruction the history of ancient India broadly. They can be classified under 2 categories. So हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी, काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे हम काफ़ी तरह के तरीके जिससे कि हम अपनी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं, उन दो सोर्सेज में सबसे फेमस हैं, दैट इज़ द लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल, ठीक है। लिटरेरी और आर्कोलॉजिकल जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लिखित और जब खुदाई करके निकालते हैं तो उनको 2 टाइप के बोलते हैं सोर्सेज, दैट इज द लिटरेरी एंड द आर्कोलॉजिकल, ओके।
तो लिटरेरी सोर्सेज के अंडर कौन कौन से आते हैं? वैदिक, ब्राह्मण एंड जैन लिटरेचर आते हैं, ठीक है। जैसे एपिक पुराना हो गया, एपिक्स हो गए, जैसे एपिक्स सबसे बड़े कौन कौन से हैं? रामायण आज के टाइम की, जो महाभारत जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। सो इनकी बेसिस पे हम रामायण जी के भगवान राम की छवि हम देखते हैं, राइट, वो किस तरह से होंगे, ठीक है। पुराण्स हैं, संगम लिटरेचर है, एंशंट बायोग्राफीज, पोइट्री, ड्रामा। सो उन टाइम के बारे में, उन रूलर्स के बारे में पोइट्री लिखी जाती थी। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी की वो रानी थी, राइट। सो पोइट्रीज, ड्रामाज, ठीक है, एंड बायोग्राफीज उनके बारे में लिखते थे, जिन वही सारे सोर्सेज है। अब उन्होंने उस टाइम उस उधर के स्टूडेंट्स ने लिखे। ओके, सो द सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इंटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो सोर्सेज जो हैं वो भी दो टाइप्स में डिवाइडेड किए गए हैं, दैट इज द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। ओके, कौन कौन से होते हैं, राइट? All archaeological artifacts recovered from the earth or written documents in the form of temples, records, that is the ताल पत्र। जैसे हमारे पुराने टाइम पे ताल पत्र पे लिखे जाते थे, ताल पत्र का ट्री होता था, ठीक है, उस ट्री का पता बहुत बड़ा होता था, उस पर हमारे जो ऋषि मुनि थे वो लिखते थे ज्ञान उस टाइम का। ओके, इंस्क्रिप्शन ऑन पाम लीव्स, पिलर्स, रॉक, कॉपर प्लेट्स, पॉट शेड्स एक्सेट्रा, जो भी है, ठीक है, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स। जो भी अनअर्थ मतलब हमको रॉ मिलता था, रॉ मटेरियल बात कर सकते हो, रॉ मटेरियल या फिर जो भी रॉ भी लिटरेचर सोर्सेज था उसको बोलते हैं प्राइमरी। अच्छा, हमको कब कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, हमको किसी चीज़ के बारे में पता लगा, लाइक वहाँ पर बारिश हो रही है या फिर वहाँ पर कहीं पर क्राइम हुआ है, कोई रिपोर्टर गया उसने छाप दी न्यूज़, सो उसने न्यूज़पेपर में छाट दी, तो वो है प्राइमरी रिपोर्ट। अब उस प्राइमरी रिपोर्ट उस न्यूज़पेपर में उसने जो डाली वो है प्राइमरी। अब उस न्यूज़पेपर को पढ़ के किसी और अगले बंदे ने अपनी न्यूज़ रिपोर्ट बनाई, अगर अगले बंदे ने किसी बंदे ने इन्फॉर्मेशन ली, वो उसको कहीं और जाके यूज़ किया, उस डेटा को कहीं जाकर और यूज़ कर लिया जो उस न्यूज़पेपर में थी, ठीक है। सो उसको बोलेंगे फिर सेकेंडरी। ओके, सो प्राइमरी आपको पता लग गया, जो हमको बिल्कुल रॉ मिलती है, जो बिल्कुल हमको अनअर्थ मिलती है, मतलब देखिए जो हम बिल्कुल धरती के नीचे मिलती है, धरती के नीचे से एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, मतलब जो हमको बिल्कुल रॉ मिलती है उसको बोलते हैं प्राइमरी। ओके, these are used by the historians to write articles, books and in form of written historical which are used by the subsequent researchers और hence they are called secondary। जो मैंने आपको बताया, जैसे उस टाइम के जो ताल पत्र थे, जो मनुस्मृतियाँ थी, जो उस टाइम के जो सोर्सेज थे, उन सभी सोर्सेज को जब हिस्टोरियंस ने पढ़ा, एनालाइज किया और उनको कन्वर्ट किया सिंपल लैंग्वेजेस में, जो कि उस टाइम के जो दी थी उनको एनालाइज किया और जब दूसरे उसमें लिखा तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, दैट सेकेंडरी सोर्सेज, राइट। तो उन्होंने प्राइमरी को उठाया, जो प्राइमरी ताल पत्र पे थे, मनुस्मृति जो भोजपत्र पे जो लिखते थे ऋषि मुनि, उसको जब उन्होंने कन्वर्ट करके जो बुक्स में लिखा, जो वेद में लिखा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज। ओके, अगर जब लिटरेरी के बारे में क्वेश्चन आया तो आपको ये अच्छा इंट्रोडक्शन रहेगा, आपका इंट्रोडक्शन। अच्छा, आप पढ़ते हैं हम लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज लिटरेरी सोर्सेज। मैंने आपको जैसे पहले शॉर्ट में बताया, दैट इज लिटरेरी सोर्सेज आर द रिटन टेक्स्ट, ठीक है। सो वैदिक लिटरेचर हम क्या बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सोर्सेज के लिए, ठीक है, ऐतिहासिक। द अर्लीस्ट नोन लिटरेचर फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द वैदिक लिटरेचर, ठीक है। पूरे इंडिया का जो पूरा भारतीय महाद्वीप है उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट जो अगर लिटरेरी सोर्स को माना जाता है, दैट इज द वैदिक लिटरेचर। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। ओके, द वर्ड वेदा इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत रूट वर्ड विद विच मीन्स टू नो। ओके, वेदा मीन्स नॉलेज, ठीक है। सो जो वेद शब्द है, वेद जो हम बोलते हैं हमारे वेद पुराण, सो उस वेद शब्द है वो संस्कृत भाषा से निकला गया है, जिसका संस्कृत शब्द विद से निकला गया, ठीक है, विद, जिसका मतलब होता है जानना, ठीक है, नो, टू नो, जानना। और वेदा का मतलब होता है नॉलेज, क्या होता है, नॉलेज। दे आर ओरल लिटरेचर पर एक्सीलेंस। सो यहाँ पर इनको लिखा नहीं जाता था, इनको सिर्फ सुना जाता था, राइट, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। They are traditionally regarded as Shruti, that is, here or revealed text words said to have been uttered by the god Brahma in the years of first man. They had handed on from one generation to the next generation with influence on accurate memorization. Vedic literature is language different from the classical Sanskrit, ठीक है। सो ये माना जाता है कि ऑब्वियसली ये सुनने से ही होते, मतलब ये उस टाइम इतना वो नहीं था, तो ठीक है। सो माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब किसी एक इंसान को बताया, सो वही इंसान जब आगे अपने जनरेशन को बताता रहता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। भगवान ब्रह्मा ने एक गुरु को बताया, भगवान उन्होंने एक ऋषि को बताया, उन्होंने एक आगे वाले को बताया, एक आगे वाले को बताया। सो इस तरह से जो है ये ज्ञान ट्रांसफर होता आ रहा है, ठीक है, इस तरह से ज्ञान चलता आता है लिटरेचर का। सो जब बात करते हैं अगर क्लासिकल संस्कृत की, सो वो कम्प्लीटली अलग है वैदिक संस्कृत से। ओके,
By the meaning of jana, Ghana, Jata, and other types of parts, we can not only determine the meaning of mantras but also can hear the original tone in which these were sung thousands of years ago. It is an account of these parts that no interpolation in the Vedas were possible, as the emphasis was an oral transmission. सो इनको जानने से ना कि सिर्फ हमको इनका इन मंत्रों का मीनिंग पता लगेगा, वैदिक जो लिटरेचर है, जो वैदिक है, हमारा इतिहास है, जो उन पे लिखा उनको जानने से ना सिर्फ हमको इनके मंत्रों का उच्चारण का मंत्रों का मतलब पता लगेगा, बट इससे हमको पता लगेगा 100 सालों पहले, 10,000 साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे वो किस तरह से इन सभी सोर्सेज का उच्चारण करते थे, राइट। उससे हमको उनकी टोन मिलेगी, ठीक है, टोन जानने को मिलेगी। सो अगर वैदिक लिटरेचर की बात करें तो वो भी 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ लिटरेरी वर्क्स पे काम करता है। दैट इज द फर्स्ट कौन सा है, द संहितास, ठीक है, संहितास कलेक्शंस, नेमली द कलेक्शन ऑफ हाइम्स, प्रेयर्स, indications, sacrificial formulas and litanies. The following 4 Vedic samhitas are known as, ठीक है। सो द फर्स्ट कौन सा संहिता या फिर कलेक्शंस बोला जाता है, ठीक है। वैदिक लिटरेचर भी आगे 3 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगरी की है। द फर्स्ट इज कौन है, संहिता। अब संहिता की जो आगे सब कैटेगरी है वो कौन सी है, वो है फर्स्ट है ऋग्वेद संहिता, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में तो हम सब पहले से जानते हैं ऑब्वियसली, राइट। सो द कलेक्शन ऑफ ऋग्वेद, इट इज़ द नॉलेज ऑफ सॉन्ग्स ऑफ प्रेज, ठीक है, ऋग बोलते हैं जिनका, कंसिस्ट ऑफ 1028 हाइम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने हाइम्स है, कितने मंत्र, कितने श्लोक हैं, आप बोल सकते हो, राइट। उसमें है 1028 हाइम्स, ओके। कॉन्स्टिट्यूटिंग 10 बुक्स, कितने बुक्स है, 1028 हाइम्स हैं, और कितने बुक्स बनती हैं इनकी, 10 बुक्स बनती है, ठीक है, जिनको मंडालास बोलते थे। क्या बोलते थे, मंडालास, ओके। और जो बुक नंबर 2 and 7 है वो पहले की है, मतलब पुरानी अर्लियर टाइम के, बहुत ज़्यादा पहले की है उस टाइम की, बट जो बुक नंबर 1, 8, 9 and 10 है, ठीक है। सो ओबियसली बाकी जो बुक 2 से लेकर 7 तक हैं, ठीक है, जो बुक 2 से लेकर 7 तक है वो अर्लियर हैं, और जो बाकी बची बुक्स रिमेनिंग 1, 8, 9 and 10 है वो बाद में ऐड की गई हैं, ओके। दे डील विद अ वेराइटी ऑफ इशूज रिलेटेड टू द कस्टम, सोशल नॉर्म्स एंड द फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो रिलेटेड हैं ये बाद में इनमें जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो जिस तरह से हम रिलीजियस रहे हैं, जिस तरह से हमारा कस्टम है, जिस तरह से हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, ठीक है, फॉर्मेशन है, उन बुक्स में वो बताया गया, ठीक है। डिस्पाइट द रिचुअल कंटेंट्स ऑफ द ऋग्वेद, द हिस्टोरियंस हैव बीन सक्सेसफुली बिल्ड ऑन द themes like pastoral economy, position of clan chief, Raj status of Vishya, meaning of terms like Bhaga and Bali, social class। अच्छा, सो यहाँ पर इन सब के अलावा ऋग्वेद के जो बुक से उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा और देखने को मिलता है। दैट इज़ द सोशली उस टाइम के लोगों की किस तरह से रहन सहन था, ठीक है, किस तरह से उनकी इकोनॉमी चलती थी, ओके, किस तरह से उनका जो क्लेन था, एक जो सोशली विलेज था उसका चीफ किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा, उसके चीफ की पावर कैसा है, वगैरह वगैरह, ओके। सो फर्स्ट साहित्य, दैट इज हमने जैसे बताया कि जो वैदिक है उसकी 3 कैटेगरी हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है साहित्य। अब साहित्य के जो आगे सब कैटेगरी हैं उसमें फर्स्ट आया ऋग्वेद, अब सेकेंड इज अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद समेत। इसमें क्या बताया जाता है, सो इट कैन कवर रेंज ऑफ टॉपिक्स, मतलब इसमें कई सारे टॉपिक हैं, ठीक है, कई सारे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, जिसकी 20 बुक्स बनी थी, ठीक है, 20 दैट इज़ मंडला बोल सकते हो। अगर आप बात करो ऋग्वेद की, ठीक है, ऋग्वेद की सो कितनी थी, ऋग्वेद की थी 10, ओके, और इसकी कितनी है 20, एक दूसरे कंपेयर करके चलना है, ठीक है। First 7 primarily deal with the incarnations, poems, spells, and the charms charms to be spoken by one seeking some benefit of, or more often by one who would pronounce them on the behalf of sort of healing and the various। अच्छा, सो जो फर्स्ट 7 बुक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसमें कविताएं वगैरह या फिर ऋग्वेदिक चैंट्स, ठीक है, वो उसके बारे में बताया गया था, ठीक है। बुक नंबर 13 से लेकर 18 के बीच में जो हमारे सोशल कस्टम्स, जो रिवाज, रीति रिवाज, जो पढ़ाई वगैरह उसके बारे में बताया गया था कि मैरिज या फिर जब किसी की शादी हो या फिर जब किसी की मृत्यु हो, ठीक है, सो किस तरह से उनका जो है कार्यक्रम करने हैं, ठीक है।
रॉयल रिचुअल्स एंड द ड्यूटीज ऑफ कोर्ट प्रीस्ट आर आल्सो इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, सो यहाँ पर जो शाही राजा थे, जैसे जब वो हवन वगैरह यज्ञ वगैरह करवाते थे, और जो उनके कोर्ट में जो साधु वगैरह रहते थे, जो ब्राह्मण रहते थे, उनको किस तरह से रहना, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ है, ये सब किस में था, अथर्ववेद संहिता में था लिखा हुआ। ओके, सो देखो यार कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे इस हिस्टोरिकल सोर्सेज में, हमको पता लगता है कि क्या क्या बताया गया है, राइट। अब नेक्स्ट इज सामवेद संहिता, कलेक्शन ऑफ सामवेद, दैट इज द नॉलेज ऑफ सॉन्ग्स और मेलोडीज, ठीक है। The Indian classical music has its roots in the Samveda, sonic and the musical dimension, and in general structure the theory of chants in the particular। अच्छा, सो इसमें नॉर्मली कुछ नहीं है, इसमें इतना बताया है कि ये जो इंडिया का, अगर आप बात करो इंडिया के हमारे जैसे सुरों के लिए, हमारे जैसे इंडिया में जो गानों के लिए काफ़ी फेमस है, इंडिया जो है माँ सरस्वती जो वीणा बजाते हैं, राइट, उनसे ही हमारी वो सबसे बड़े माने जाते हैं सिंगिंग में। तो जो सामवेद है उसमें कुछ नहीं है बट ज़्यादा सिंगिंग को लेके सिंगिंग के रिलेटेड ही बताया गया है। ओके, इन शॉर्ट इट इज़ द नॉलेज ऑफ सॉन्ग्स एंड मेलोडीज। ओके, so the rules and the suggestion for playing various instruments are encoded in the separate compilation known as the Gandharva Ved, which is an Veda supplement। अच्छा, सो सामवेद में सामवेद का एक ऐसे सामवेद का एक उपवेद है, ठीक है, गंधर्व वेद, जिसमें बताया गया है सारे रूल्स कि ऐसा नहीं कि कोई भी जैसे आपने ढोलक पकड़ी और आप बजा दिया, आपने वीणा पकड़ी आप बजाना स्टार्ट करके, सो ऐसा नहीं, उसके लिए भी रूल्स हैं, किस तरह से उनको पकड़ना, किस तरह से उनको बजाना, किस तरह से उनकी टाइमिंग है वगैरह, उस सब कुछ लिखा हुआ है, वो है गंधर्व वेद में, ठीक है, जो कि उपवेद है। सो देखो कितनी ज़्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड द फोर्थ इज यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद संहिता, knowledge of sacrifice formulas for worship rituals like Agnihotra, welcoming the three primary seasons, that is spring, monsoon, autumn, by offering butter and milk to Vajrapaya and Rajasuya, victory of a king and his coronation respectively, by offering butter and sura, an alcoholic drink to fire, Agni Chayana, uttering inscription to the building altars, largest in the shape of outspread eagle as or falcon dedicated to his fire god Agni, and so on। It is also yields crucial information on agriculture, economic and social life। Okay, तो यजुर्वेद संहिता है, उसमें इतना ज़्यादा कुछ बताया नहीं, बट नॉर्मली हमारे वैसे लाइफ नॉर्मली सही बताया, दैट इज़ द नॉलेज ऑफ सेक्रीफाइस इन द फार्मूला, जिसमें तरह से बताया गया है कि किस तरह से उस टाइम की बलि वगैरह होती थी, राइट। या फिर जब आप बात करो तो यज्ञों की जो बड़े बड़े रूलर्स जब विक्ट्री करके आते थे किसी बैटल्स में, या फिर युद्ध करने जा रहे होते हैं, राइट। सो उस टाइम्स की बात है, या फिर अब मैंने आपको जैसे कि पहले बताया रिचुअल्स या फिर सेक्रीफाइसिंग मूवमेंट्स होते हैं जब सीजन्स आ रहे हैं, राइट। जैसे हमको जानते हैं कि 3 सीजन होते हैं, स्प्रिंग, मानसून और ऑटम्स, ठीक है, उनका सत्कार करते थे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि अब आज के टाइम के मॉडर्न ज़माना हो गया, बट पहले के टाइम के जो ये थे, ये नेचर को बहुत ज़्यादा मानते थे, नेचर की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, राइट, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, पानी की पूजा करते थे, ठीक है, फॉरेस्ट जंगल की पूजा करते थे। सो इस तरह से ये ऋग्वेदिक टाइम के पीपल्स जो है काफ़ी ज़्यादा नेचर को डेडिकेटेड थे। ओके, इसी वजह से ये इन्होंने यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से जो जब 3 सीजन्स दैट इज़ स्प्रिंग, मानसून एंड ऑटम आते थे, तो ये किस तरह से उनको ऑफरिंग करते थे, दैट इज़ बटर, दूध और मक्खन चढ़ाया जाता था उनको लिए। ओके, और भी कई सारे रिवाज हैं, और भी कई सारे जो है एक्टिविटीज़ है जिनमें ये परफॉर्म करते थे, जो कि यजुर्वेद में बताए गए हैं। ओके, सो हमको पता लगता है कि 4 संहिता कौन कौन से आगे, ठीक है, वो कौन कौन से आए हैं, वो आए हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सो यहाँ पर 6 वेदांगास दिए हैं, एक्चुअली ये आएगा नहीं, लेकिन ऐसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। Names of Vedas were evolved for a proper understanding of the Vedas, ठीक है सर। अगर आपको वेदा की पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तो ये भी आपको पता चाहिए, दैट इज़ अ शिक्षा, फोनेटिक्स, कल्पा, रिचुअल्स, व्याकरण, ग्रामर, निरुक्ता, एटिमोलॉजी, चांदा, मैट्रिक्स, ज्योतिषी, एस्ट्रोनॉमी। सो ये सारी जो ऋग्वेद है उसके वेदांग उपलेस है, ठीक है, उसके लेम्स हैं, ठीक है। आपको वेद पूरे समझने के लिए आपको ये इसकी भी इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है।
Beside the Vedas text, Brahmanas and Aryanka and the Upanishads are also included in the Vedic literature and are known as later Vedic literature. The Brahmanas elaborate on Vedic rituals and the Aryanka and Upanishads give discourse different spiritual and philosophical problems. ठीक है. सो वैदिक जब हम लिटरेचर की बात करें, हम वैदिक लिटरेचर पढ़ते हैं, वैदिक लिटरेचर में ना कि वैदिक लिटरेचर के अलावा भी दैट इज़ ब्रह्मनाज प्लस उपनिषद जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोर्सेज में एज अ लिटरेरी सोर्सेज होने के बारे में, जिसमें कि ब्राह्मण्स के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स के बारे में बताते हैं, रिचुअल्स किस तरह से बताते हैं उस टाइम के, प्लस जो उपनिषद और आर्यका ये उस टाइम के फिलोसफी के बारे में बताते हैं कि इस टाइम की उस टाइम की फिलोसफी थी. ओके. सो हमने जैसे कि देखा जो वैदिक लिटरेचर उसके हमने कितने कैटेगरी पढ़ी थी, 3 कैटेगरी पढ़ी थी कि उसकी 3 कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं. सर दैट इज़ संहिता. अब सेकंड कौन सी है, दैट इज़ ब्राह्मणा. ठीक है. एंड थर्ड कौन सी है, आर्यका या फिर उपनिषद बोल सकते हो आप. ठीक है. सो संहिता में हमने कौन कौन से पढ़े, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद. और अब हम पढ़ने वाले हैं देखिए ब्राह्मण से में देखने क्या है. So these are voluminous prose texts which contain the theological matter, especially on the establishing the observation of the sacrifice and the practical or mystical significance of the sacrificial rites and the ceremonies. तो यहाँ पर इसमें भी कुछ इतना नहीं बट द थियोलॉजिकल मैटर थे. ठीक है. जिसमें जो कि स्पेशली जो थे उस टाइम के जो मिथ थे को काफ़ी ज़्यादा, या फिर उस टाइम के जो माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस थी. ओके. या फिर उस टाइम के जो सेक्रीफाइसेस थे, अब उस टाइम को बलि वगैरह बड़ी चलती थी. ठीक है. सेक्रीफाइसेस राइट्स थे, या फिर जो मैरिज वगैरह फंक्शन सेरेमनीज होगी और भी सारे जो कार्यक्रम थे उसमें जो अपना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते थे ब्राह्मण्स. बट द थिंग इसकी ऋग्वेद जो थे वो से पहले के टाइम, बट ये ब्राह्मणास प्लस आर्यका और उपनिषद ये लेटर वैदिक में लिटरेचर में आते हैं. ओके. सो इसमें इन्होंने थोड़ी सी डेवलपमेंट की थी, मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज लाया था. अब है आर्यका एंड उपनिषद के लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं. द आर्यका रिप्रेजेंट द एटमोलॉजीज, आइडेंटिफिकेशन, डिस्कशंस, डिस्क्रिप्शन एंड द interpretations associated with the ritual sacrifices of Vedas so that they be properly performed. For example, Atriya Aryanka contains sacrifices statement on how we who follow the Vedic preceptions and perform the sacrifices correctly goes to abode of God, while one who violates them is born into the lower world of and access to the reptiles insects. अच्छा यहाँ पर हमको बताया जाता है ना कि काफ़ी सारे जो बाबे वगैरह आते हैं वो या फिर हमको ऐसे बताया जाता है कि अगर आपने अच्छा काम नहीं किया, ये नहीं किया तो आप, अगर आपने ये किया तो आप स्वर्ग में जाओगे, अच्छा काम करोगे, तो अगर आपको नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे, अगले जन्म में कीड़े बनोगे. सो ये यहाँ के ये उस टाइम के जो काफ़ी ज़्यादा जो मिथ थे या फिर काफ़ी ज़्यादा जो पॉजिटिव सोच थी, मतलब आज के टाइम के तो हम इनको मानते नहीं, बट उस टाइम के जो ये बड़े ज़्यादा मानता था वो उसमें आर्यका में लिखा जाता था, उपनिषद में लिखा जाता था. ओके. चैप्टर फर्स्ट ऑफ द तैत्रीय आर्यका इज़ फेमसली कॉल्ड द सूर्य नमस्कार विच वाज लेटर एलैबोरेटेड एज द योगा सूत्र. ठीक है. सो वैसे सूर्य नमस्कार काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वैसे हमको जिसमें 12 स्टेप बनाए जाते हैं, योगा का वो सबसे बड़ा मेन पार्ट है. ठीक है. सो वो भी कहाँ से लिया गया, वो दैट इज़ आर्यका. कौन से आर्यका चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ द तैत्रीय आर्यका. ठीक है. जो कि बाद में योग सूत्र में चला गया. इनसाइड द आर्यकास आल्सो ऑफर एन इनसाइट ऑफ डीप फिलोसफीज ऑफ लाइफ. ठीक है. The word Aryana means forest or wilderness. It is believed that and held by some what they were stage of life, hence they named Aryanka. Sorry, they were meant to be studied in the forest and the vanaprastha, retired of forest dwelling stage of life, hence their name Aryanka. So Aryanka का मतलब ही होता है that is the forest. ठीक है. Forest is related one who studied in the forest. ठीक है. सो आर्यका का मतलब होता है वन हु स्टडीड इन द फॉरेस्ट. सो इसलिए इसका नाम आर्यका रखा गया, इस वेद का नाम, इस लिटरेचर का नाम. ठीक है. द टर्म उपनिषद इज फाउंड बाय जॉइनिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ रूट वर्ड्स उप मतलब बाई एंड द निषद मीन्स टू सिट डाउन. ठीक है. सो इट इज दस डिनोट्स सिटिंग नियर डाउन, implying a pupil sitting near the preceptors receiving the pearls of spiritual wisdom. Other connotations include
historic doctrines, secret doctrines, mystic meaning, hidden connections, etc. Minor Williams in the Sanskrit dictionary defines as sitting to rest ignorance by revealing the knowledge of Supreme Spirit. Upanishad comprises some of key philosophical aphorisms of Hinduism, such as Brahman, highest entity in the ultimate reality, and the Atma, soul, some of which are mentioned also as a parallel heterodox religious traditions like Buddhism and Jainism. सो यहाँ पर उपनिषद जो है मतलब टू हियर डॉन, जैसे हम बात करते थे पहले टाइम पे इस मूवीज़ में भी बताया जाता है, एक वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष के डिस्टेंट पे ये गुरु बैठे हुए हैं, ठीक है, और गुरु के नीचे पास, गुरु के बिल्कुल पास यहाँ पर शिष्य बैठे हैं जो कि उनकी वाणी सुन रहे हैं और बिल्कुल उनकी वाणी को यहीं से मतलब अपने दिमाग में बैठा रहे हैं. सो दैट इज़ द उपनिषद सो दैट इज़ द उपनिषद. उपनिषद में और भी काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल भी बताया गया है. ओके, उपनिषद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, उसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल ज्ञान भी बताया गया है. ओके, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के में भी जो उपनिषद हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. दे आर सिनोनिमली नोन एज वेदांता, ठीक है. सो उपनिषद को वेदांता भी बोलते हैं. ओके, the last part are chapters of Vedas are also stand for the highest purpose of Vedas. With their translation in the early 19th century also began attracting the attention and impression of Western audience. आर्यांका की बात करें तो आर्यांकों को एज अ लेते थे कर्म कांड. मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि कर्म कांड बोलते थे इनको. उस टाइम हमको किस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, क्या क्या करना. सो कर्म कांड जो थे वही रिचुअलिस्टिक था, काफ़ी रिचुअलिस्टिक एक्शन इसमें बताए थे. सैक्रिफाइस एक्शन ऑफ वैदिक लिटरेचर एंड एक्सटर्नल सैक्रिफाइस रिचुअल्स वेयर उपनिषद आर एक्नॉलेज्ड एज ज्ञान कांड, ठीक है. सो एक कर्म और ज्ञान, ठीक है. सो आर्यांक आप ले सकते हो, आर्यांक इज अ कर्म, ठीक है, एंड द उपनिषद इज द ज्ञान. ओके, सो यहाँ पर एक हमारे संस्कृत का काफ़ी ज़्यादा फेमस कोट है बताया गया, दैट इज द वासुदेव कुटुम्बकम, मीनिंग इन संस्कृत द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, ठीक है. पूरा जो अर्थ है परिवार है, जब हम स्टार्टिंग की बात करें कहीं ना कहीं तो जब पूरा भारत एक फैमिली है, राइट. वो अलग अलग नहीं. आज के टाइम के लोग जो धर्म में वो बट गए हैं, वो ऐसा नहीं है, वो सभी एक है, बट किस रीजन की वजह से अब वो बट गए हैं. is inscribed in the entrance hall of the Parliament of India and has been taken from the Maha Upanishad, ठीक है. जो हमारे अगर बात करें पार्लियामेंट की, मेन एंट्रेंस हॉल, हमारे पार्लियामेंट उसके मेन एंट्रेंस हॉल पे लिखा हुआ वासुदेव कुटुम्बकम, राइट. इंडिया के पार्लियामेंट में लिखा हुआ है. और वो वासुदेव कुटुम्बकम ये कहाँ से लिया गया, कौन से चैप्टर से लिया गया, दैट इज़ महा उपनिषद यहाँ से लिया गया है. Vasudha denotes the earth, Eva denotes the indeed, and Kutumbakam implies family. It has been used in the verses which describes the characteristic of person who has achieved highest level of spiritual upliftment and who is capable of attending his worldly duties without clamping or on material possession and the depression. It is believed that Gandhi's vision of holistic development, respect for all forms of life, and the conflict resolution strategy based on the non-violence and derived from the ancient Indian dictator. सो हमको भी पता जो गांधी जी थे, ठीक है, उन्होंने जिन्होंने अपने आज़ादी, भारत की आज़ादी में काफ़ी ज़्यादा वो हम सबको पता कि वो अहिंसा वाले थे, ठीक है. नॉन वायलेंस उनको पसंद था, ठीक है. वायलेंस उनको पसंद नहीं था, सो ये माना जाता कि जो उनका जो ये थ्योरी है भी कहीं ना कहीं जो हमारे एंशेंट इंडिया के जो डिक्टेटर थे कहीं ना कहीं यहीं से लिया गया है. ओके, और एक सेकंड है दैट इज अतिथि देवो भव, मंत्र रिप्रेजेंटिंग द डायनेमिक ऑफ गेस्ट हाउस रिलेशनशिप एंड द इंडियन वैल्यू सिस्टम, लिटरली मीनिंग द गेस्ट इज गॉड इज सेंट्रल आइडिया शो कास्टिंग इंडियन स्पिरिचुअल. अच्छा, तो इसमें इतना कुछ नहीं बताया. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा फेमस भी है, अतिथि देवो भव. सभी हिंदुओं को पता है. दैट इज हमारे घर में जब कोई गेस्ट आता है तो हम उसको एज अ गॉड लेते हैं कि हमारे घर में नॉट एज अ गेस्ट बट एज अ गॉड आया, ठीक है. भगवान, हम अतिथि को अपना भगवान समझते हैं. दैट इज कॉल्ड द अतिथि देवो भव. ओके, टेकन फ्रॉम द तैतरीय उपनिषद, ठीक है. कहाँ से लिया गया है, दैट इज तैतरीय उपनिषद. अब हमने पहले ही पिछले पढ़ा था. तैतरीय उपनिषद इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आर्यांका. ओके, चैप्टर सारा काफ़ी लंबा इसलिए हमने पूरा नहीं पढ़ा. हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट करेंगे. ठीक है, धर्म सूत्र से धर्म शास्त्र होना चाहिए.
Sutras and the Simritis were rules and regulation for the general public and the rulers. They can be termed in the modern sense as a constitution, as the law book for the ancient Indian polity and society. ठीक है, they are also called धर्मशास्त्र. ठीक है, तो यहाँ में बताओ धर्म सूत्र या फिर धर्मशास्त्र एक ही है एंड समृतिस. ठीक है, सो ये क्या थे, ये थे रूल्स एंड रेगुलेशन. क्या थे, रूल्स एंड रेगुलेशन इन द मॉडर्न सेंस. आज के टाइम की बात करो तो आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंशियंट इंडिया. एंशियंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दैट इज धर्मशास्त्र मनुस्मृति. ओके, और ये कंपाइल कब किए गए थे, ये कंपाइल किए गए थे 600 बीसी से लेकर 200 बीसी के बीच में ये इनको कंपाइल किया गया था. ओके, और इन सभी में से सबसे प्रोमिनिएंट कौन थी, दैट इज मनुस्मृति. इसको ऑब्वियसली हमको पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको जला के फेंक दिया था. ठीक है, सो इंडियन इतिहास में कितनी स्मृतियाँ, 3 स्मृति, दैट इज द मनुस्मृति, नारद स्मृति एंड द यज्ञवल्क्य स्मृति. ओके, सो होप सबके आपको आज की वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन लगी. थोड़ा सा स्टार्टिंग में इतना मैंने आपको पहले बताया थोड़ा सा स्लो चल रहा है वीडियो, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बन रहा, लेकिन अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे तो होप सबके आपको सब मज़ा आएगा और आगे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करिए. थैंक यू एंड बाय बाय.